मैम एक तो बार वर्क अगर डन बाय मेडिकल कोर्स का एक न्यूमेरिकल करा दीजिए। चलिए, हम लोग एनर्जी की बात कर रहे थे। एनर्जी टॉपिक डिस्कस करेंगे कि एनर्जी क्या होता है, किस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे वर्क हमने पढ़ा था, वर्क होता है कि अगर आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी डिस्प्लेस होने लगे, तो हम बोलते हैं कि उस बॉडी ने कुछ ना कुछ वर्क किया है। वर्क इज हैज टू बी डन बाय दैट बॉडी। ठीक है, इफ फोर्स इज अप्लाई ऑन दैट बॉडी एंड इट विल डिस्प्लेस फ्रॉम सम डिस्टेंस, वो कुछ डिस्टेंस तक मूव कर गई है और फोर्स लगने की वजह से। ठीक है, अब वो फोर्स आपका कैसी भी हो सकती है, कांस्टेंट भी एंड वेरिएबल भी, दोनों ही केसेस में हम उसका वर्क डन निकाल सकते हैं। अब बात आती है एनर्जी क्या होती है। तो उस बॉडी ने जो वर्क डन किया, उस वर्क डन को करने के लिए ही जो उसको कैपेबिलिटी है वो कौन देता है, एनर्जी देती है उसको, वो एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी को क्या डिफाइन कर सकते हैं हम, उस काम को करने की जो क्षमता है वो कहाँ से मिली, हमें एनर्जी से मिली। तो एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, उस काम को करने के लिए जो एबिलिटी है वो कौन देता है, हमें एनर्जी। तो यहाँ से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपके अंदर जितना ज्यादा एनर्जी होगी आप उतना ज्यादा वर्क कर पाओगे, या फिर हम इस तरह से बोल सकते हैं कि बॉडी जितना ज्यादा वर्क करेगी वो उतना ज्यादा एनर्जी को क्या करेगी, उस केस में कंज्यूम करेगी। तो यहाँ से अगर हम डायमेंशन और यूनिट की बात करते हैं, तो जो डायमेंशन एंड यूनिट वर्क की होती है, सिमिलरली किसकी होती है, एनर्जी की होती है। जैसे वर्क की यूनिट जो है जूल है, ठीक, और 1 जूल अगर आपसे पूछा जाए तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर थी। डायमेंशन वर्क की हमने पढ़ी थी ml²t-2 थी। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी की यूनिट कितनी होती है, तो दैट इज जूल। ठीक है, जैसे उसे सिंबलाइज करेंगे और यहाँ पे अगर आप इससे डायमेंशन इसकी कैलकुलेट करने लगे तो इसकी डायमेंशन होती है हमारे पास ml²t-2। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन होती है। अब बात आती है कि जो एनर्जी है वो किस किस टाइप की होती है और कोई भी बॉडी किस तरह की एनर्जी को कब पोजेस कर सकती है। तो अगर मैं एक वर्ड बोलूं मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ये होता है कि मैकेनिकल की वजह से किसी बॉडी के अंदर जो एनर्जी आती है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल का मतलब होता है कि उसके अंदर आपका चेंज होना उसकी पोजीशन में, उसके डायरेक्शन में, ठीक है, उसके मोशन में, इन सब चीजों के अंदर उसकी स्टेट के अंदर चेंज होना, क्या बोला जाएगा वहां पे उसका, कि मैकेनिकल वर्क कर रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी हो गई अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, रेस्ट से मोशन में आना स्टार्ट हो गई, तो उस मोशन की वजह से वो एक एनर्जी पोजेस करेगी। ठीक है, अगर वो अपनी पोजीशन को ग्राउंड करते, ठीक है, इन कंपैरिजन टू ग्राउंड सरफेस, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देती है, एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच जाती है, अपनी साइज शेप को चेंज कर लेती है, तो उसकी वजह से भी वो अपने अंदर एक एनर्जी को पोजेस करती है। तो यहाँ से हम मैकेनिकल एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज आपका काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन, किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगी और वो मोशन करने लगी, तो मोशन की वजह से उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी आती है वो बोली जाती है काइनेटिक एनर्जी। वो अपने मोशन की वजह से जिस एनर्जी को पोजेस करता है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और अगर हम उसके हाइट की बात करने लगे, जो ग्राउंड सरफेस एक हाइट पे पहुंच गए, पर्टिकुलर हाइट पे ले गए हम किसी ऑब्जेक्ट को, और तो वहां पे जाके उसका आपने बोला कि साइज डिफरेंट हो गया, ठीक है, उसका जो शेप है वो चेंज हो गई या फिर उसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो उसकी वजह से, उस हाइट की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के लिए अगर हम एक एग्जांपल ले, हमने लिया एक फ्लोर पे हमने एक थ्रेड स्ट्रिंग को बांध दिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक स्टोन लगा दिया, या फिर आप एक सिंपल पेंडुलम ले सकते हैं। ठीक है, अभी तक जब ये अपना मीन पोजीशन पे है, ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है, तब इसके अंदर पूछा जाए कि कौन सी एनर्जी हो गई, या फिर जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा तब इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी। अभी यहाँ पे रेस्ट में है, मैंने क्या किया, इसको यहाँ से पकड़ा, इधर से खींच के इसको यहाँ पर लेके गए, हमें एक एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर आके, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको लेकर के मूव कराया तो एक एनर्जी इसके अंदर आई, इसके अंदर मोशन आया,
तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि इस केस में इधर जाते हो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई, आपका काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब ये कहाँ पर है, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ये एक्सट्रीम पे गया, यहाँ से हमने इसको छोड़ा और ये यहाँ पर आकर नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी है, ये तब तक मूव करेगा जब तक इसके अंदर एनर्जी रहेगी। तो आप देखते हैं अगर आप एक पेंडुलम को लेके छोड़ते हैं तो लगातार वो ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है, वो इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा और वो कब तक ऑसिलेट करेगा, जब तक उसके अंदर एनर्जी रहेगी। तो ये अगर ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है तो आप देखेंगे वो दूसरी साइड भी इतना ही एक्सट्रीम तक जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से आप देखिए हम इधर लेकर गए, वो इधर वापस आया, यहाँ पर गया, देन यहाँ से वापस आ गया। तो ये आपका क्या चल रहा है, उसके अंदर ऑसिलेशन चल रहा है। अभी यहीं से क्यों वापस आया, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर वेलोसिटी हो गई होगी जीरो, वेलोसिटी जीरो हो गई है। बट और क्या चीज है, अगर हम इससे कंपेयर करने लगे तो हाइट तो है इसके अंदर, हाइट है बट वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। वेलोसिटी जीरो होते ही ये वापस आने लगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस पॉइंट पे कौन सी एनर्जी होगी, क्योंकि मोशन यहाँ से आया इसके अंदर एकदम, ठीक है, तो मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी मेन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी होगी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम होगी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, क्योंकि वहां पे इसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, एक सेकंड के लिए वो क्या होगी, वेलोसिटी जीरो होगी और वो वापस आने स्टार्ट हो जाएगा। तो उस वेलोसिटी के जीरो होते ही काइनेटिक जीरो हो जाती है और कौन सी एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि एनर्जी, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, क्या स्टेट करता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी आपका क्या हुआ कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ऐसा नहीं कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होने की वजह से बिल्कुल जीरो हो जाएगी, वो एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो दूसरी फॉर्म क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में क्यों हुई, क्योंकि उसने इस सरफेस के रिस्पेक्ट में एक हाइट मेंटेन कर लिया। हमारा मेन पोजीशन यहाँ पे थी, वो यहाँ पर पहुंच गई। अगर हम कंपेयर करें तो आपको कुछ डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, एक हाइट दिखाई दे रही है उसके सरफेस से, ठीक। तो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम होगी, यहाँ एक्सट्रीम पे, दोनों एक्सट्रीम पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगी। बट ड्यूरेशन अगर आप मूवमेंट के ड्यूरिंग टाइम पे देखें तो वहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों ही होंगी, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते हुए काइनेटिक धीरे धीरे कम होकर पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है और ऊपर से नीचे आते हुए पोटेंशियल मैक्सिमम है और वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो रही है, आपका काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। आप ये भी देख सकते हो कि किस पॉइंट पे वो मैक्सिमम एनर्जी पोजेस कर रहा है। मेन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम थी बट एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गई और ड्यूरेशन में आपका दोनों ही कैसा है, हाफ हाफ हो गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी होता है किसी भी काम को करने के लिए जो आपका एबिलिटी है वो एनर्जी देगा, ठीक है। डायमेंशन और यूनिट की बात करें तो जस्ट वर्क के बराबर होती है, यूनिट जूल होती है और डायमेंशन भी कितनी होती है आपका ml²T-2। टाइप पूछे जाए तो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर जो हमें पढ़नी है दैट इज आपका काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक होता है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, जब बॉडी मोशन करती है तो उसकी वजह से जो एनर्जी आती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, और उसके अंदर पोजीशन में चेंज आने की वजह से एक पर्टिकुलर हाइट पे विद द कंपैरिजन ऑफ ग्राउंड सरफेस जब वो पहुंच जाती है तो उस पे आ जाती है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हमें निकालना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये एक्चुअल में होती कितनी है, आप कैसे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हम कल कैलकुलस की हेल्प से हमने वक्र निकाला था, इसी तरह से हम अपनी काइनेटिक एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने बोला कि लेट्स सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, हमने कोई भी एक बॉडी ली जिसका मास हमने m लिया, इनिशियली हमने उसको रेस्ट में रखा है, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद हम उसके ऊपर क्या करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करने लगते हैं जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट चलता है और डिस्प्लेसमेंट कितना बोला हमने कि लाइक ds चल रहा है। हम इस तरह से बोल सकते हैं हमारे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट जिसका मास है m, इसके ऊपर फोर्स लगी F तो उसने डिस्प्लेसमेंट कर दिया आपका ds, ठीक है।
अगर हम यहाँ से इसका वर्क डन निकालने लगे तो इसका वर्क डन कितना आएगा आपके पास, DW आ जाएगा आपका F.ds। ठीक, देखिए दोनों ही जो है आपका वो एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा आपका थीटा, इन दोनों के बीच में 0। तो यहाँ से आप अगर DW को खोलते हैं F.ds, दैट इज F.ds cos थीटा, एंड थीटा कितना होता है 0, तो एक टर्म कितनी बन जाएगी आपका, सिंपल F.ds DW। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई जिसकी वजह से इसके अंदर मोशन आया, ठीक है, तो हमारा जो न्यूटन सेकंड लॉ है उससे हम क्या बता सकते हैं, अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। तो इसके अंदर जितना भी मोमेंटम आया होगा किसकी वजह से आया, उस फोर्स की वजह से। तो अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, और एक्सेलरेशन हम कैलकुलस की टर्म में क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि आपका dt ओवर dt। ठीक है, कहाँ पे ये, बाय कैलकुलस, कैलकुलस में पढ़ते हैं हम इस चीज को। छोटा चेंज किसमें, वेलोसिटी में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है हमें वैल्यू किस चीज की, एक्सेलरेशन की। तो हम यहाँ से f की वैल्यू को लिख सकते हैं m इंटू dv ओवर dt। ठीक है, अगर हम इस एक्सप्रेशन को अपना फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो हमें वर्क डन मिलता है यहाँ से dw इज इक्वल टू f की जगह पे m इंटू dv ओवर dt और इंटू में आपका ds। ओके, अब यहाँ से आप ये देखिए ds ओवर dt क्या देता है, ये भी हमारे पास क्या है, ds है उसका चेंज, कि उसकी पोजीशन में कितना चेंज है, उसने कितना ज्यादा डिस्प्लेस किया अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, उसके अंदर वेलोसिटी आती है। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू इन द टर्म ऑफ कैलकुलस हम यही लिखते हैं ds ओवर dt। तो हम इसको रिप्लेस करके ds ओवर dt को रिप्लेस करके यहाँ पे लिख सकते हैं dw में, dw इज इक्वल टू m dv ओवर dt, dv और ds ओवर dt की जगह पे कितना लिखा हम लोगों ने, वेलोसिटी। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है mv dt। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक सिंप्लीफाइड टर्म निकाली वर्क डन की, किसके टर्म में, उसके मोमेंटम के टर्म में, मास और वेलोसिटी के टर्म में। अब देखिए ये है डेरिवेटिव टर्म। डेरिवेटिव टर्म का मतलब हो गया कि आपका एक स्मॉलेस्ट चेंज के लिए आपने वर्क डन निकाला। ठीक है, कि उस स्मॉल पार्ट ने जब क्या क्या हल्का सा डिस्प्लेस किया, हल्का सा वेलोसिटी में चेंज आया, जिसकी वजह से वो हल्का जो भी चेंज है आपने उसका वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। हमें होल फिगर के लिए निकालना है कि वो जितना भी टोटल पार्ट चल रहा है उसने टोटल वर्क डन कितना किया, हमें नेट वर्क डन निकालना है। तो वी हैव टू इंटीग्रेट दैट डेरिवेटिव पार्ट, हमें इस डेरिवेशन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं dw इज इक्वल टू mv dv, यहाँ पे क्या लगाया हमने, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब क्योंकि ये देखिए जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो किस रेस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पे किसके लिए हो रहा है, वर्क डन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि डेरिवेटिव क्या है dw और यहाँ पे किस में हो रहा है, वेलोसिटी में। अगर आपका एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुई है, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि इनिशियली कैसा है, वो रेस्ट से है, और रेस्ट में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है कितनी होती है, 0, और वो एक फाइनल वेलोसिटी कंटेन कर गया है, तो फाइनल वेलोसिटी में कितनी बोले, v। तो हम यहाँ से इसके वेलोसिटी के लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं 0 से लेके v, और वर्क डन भी दैट इज 0 से लेके w, क्योंकि जब वो रेस्ट में था उसने कुछ वर्क डन नहीं किया, बट जब वो मूव करने लगा तो वो वर्क कर रहा है, तो वहां से वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, w। जब हम इस टर्म को इंटीग्रेट करते हैं तो ये बन जाएगा कंप्लीट w इज इक्वल टू m इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, m आता है बाहर, इंटीग्रेशन बचता है किसका हमारे पास, v का। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, टर्म्स ऐड हो जाती हैं, तो v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से लेकर d। लिमिट को सिंप्लीफाई करने का तरीका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बनता है, यहाँ से w इज इक्वल टू m अपर v स्क्वायर माइनस 2 v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, हम खाली लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज वर्क डन। और जितना वर्क डन बॉडी उतना ही एनर्जी कंज्यूम करती है, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी एनर्जी,
कौन सी एनर्जी आई, किसकी वजह से आई, मोशन की वजह से, वेलोसिटी की वजह से, तो कौन सी एनर्जी हो जाएगी ये, काइनेटिक एनर्जी। आगे आता है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है, क्या स्टेट करता है। तो बेसिकली ये हमें एक रिलेशन देता है, नेट वर्क डन बताता है अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है तो उस ऑब्जेक्ट ने कितना ज्यादा वर्क डन किया, और वो नेट वर्क डन आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, अभी देखिए हमने काइनेटिक एनर्जी प्रूव किया था कि काइनेटिक एनर्जी होता है आपका हाफ mv स्क्वायर। ठीक, तो अगर हम वहां से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो वो क्या देता है, हमें उस बॉडी का ओवरऑल नेट वर्क डन देता है। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट है इट स्टेट दैट द वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के ऊपर जितना भी नेट फोर्स लगता है, ठीक, नेट फोर्स के बाद उसका जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वही क्या देता है, हमें उसका वर्क डन देता है। आप सिंपल इस तरह से कर सकते हो इसको, काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारे पास, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, बॉडी ने कैसे स्टार्ट किया, इनिशियली कैसी थी बॉडी, रेस्ट में थी। ठीक, इनिशियली रेस्ट में है तो उसका u कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने लगे तो चेंज कैसे निकाला जाता है किसी बॉडी के अंदर, फाइनल माइनस इनिशियल। एनर्जी की टर्म है तो हम बोल सकते हैं फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितनी बन जाएगी बॉडी की, हाफ m फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर दैट इज v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बॉडी के अंदर, हाफ m u स्क्वायर, एंड u कितना है हमारे पास, 0 का स्क्वायर। तो ओवरऑल ये खत्म होता है तो बचती है खाली हाफ m v स्क्वायर दैट इज किसके बराबर, आपके वर्क के बराबर। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम दोनों के लिए निकालते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कांस्टेंट फोर्स लगी है तो आपका जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो देगा वर्क दैट इज हाफ mv स्क्वायर, और वर्क डन निकालते हैं हम वेरिएबल फोर्सेस के लिए। अगर फोर्सेस लगातार आपका क्या कर रही है, वेरी कर रही है, तो उसमें क्या होगा कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बॉडी आपका ओवरऑल रेस्ट में है, नहीं, हम क्या कर रहे हैं हर एक पॉइंट को उसके अंदर फोर्सेस डिपेंड दे रहे हैं, तो उसके अंदर जो वेलोसिटी होंगी वो भी कैसी होंगी, आपके डिफरेंट होगी। तो उस केस में हमारा जो वर्क डन आता है दैट इज फॉर कांस्टेंट फोर्स, और अगर वेरिएबल है तो उसमें आ जाएगा आपका हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। ये आता है फॉर वेरिएबल फोर्स। अगर आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसी लग रही है, लगातार वेरिएबल फोर्स लग रही है, वो डिस्प्लेस कर रहा है, वहां से वर्क कर रहा है, तो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाता है। ठीक है, अभी जैसे हम इंटीग्रेट कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमने वेलोसिटी की लिमिट लगाई थी, वहां पे लिमिट लगाई थी हमने 0 से लेकर v, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स की बात करते हैं, बॉडी इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट होती है। बट जब वेरिएबल फोर्स की बात करते हैं तो हम ये नहीं बोल सकते कि बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है और वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। अगर उसके ऊपर फोर्स डिफरेंट लग रही है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हर पॉइंट पे चेंज होगी। तो हम कुछ ना कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी देंगे, कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी देंगे। तो आप उस केस में लिमिट लगाएंगे उसका u से लेकर v तक, और जब आप फाइनल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो वैल्यू आता है हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, एंड दैट चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल गिव अस द नेट वर्क डन। ठीक है, जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगती है तो वो वर्क डन आपका कहां से निकल जाता है, काइनेटिक एनर्जी के चेंज से, और यही हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम होता है जो कि हमें इन दोनों के बीच में, वर्क और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या देता है, एक रिलेशन देता है।